नमस्कार आप सभी को। और आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही खास है। हमारे साथ उर्मी लूथरा जी हैं, जो आज हमारे साथ अपने पार्टीशन के एक्सपीरियंस को शेयर करेंगी और हमें वाकिफ कराएंगी कि उस समय में जीना और उस समय में पाकिस्तान से भारत आना, ये किस प्रकार से उनका एक्सपीरियंस रहा, क्या उन्होंने देखा, क्या महसूस किया। क्योंकि हम ज़्यादातर बॉलीवुड फिल्मों और इन सब चीज़ों से सुनते आ रहे हैं, डायरेक्ट किसी के मुंह से हमने नहीं सुना है जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है। तो हमारे साथ उर्मी लूथरा जी हैं, जो 86 इयर्स की होने वाली हैं इस नवंबर को। शी इज बोर्न इन 1935 एंड शी वाज अराउंड 12 व्हेन द पार्टीशन हैपेंड। तो इसीलिए उर्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप पाकिस्तान में किस जगह पे रहती थी और आपके फादर क्या करते थे, कितने भाई बहन थे? पाकिस्तान में हम लोग सरगोधा डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। पश्चिमी पाकिस्तान पंजाब का जो एक लाहौर से करीब 166 किलोमीटर की दूरी पर ये है। और शायद आपने सुना भी होगा कि पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहला जो इनका वो लगा था, ये एक काफी इम्पोर्टेंट प्लेस मानी गई थी। तो सरगोधा में हम रहते थे। मेरे फादर ब्रिक किलन ओनर थे और हमारे वहीं पर सरगोदा में ही भट्टे थे। हम उस वक्त 5 बहनें थी। मेरे मदर फादर, मेरे ताया जी ताई जी, उनके परिवार, एक जॉइंट फैमिली थी। उस समय मैं 6th क्लास पास कर चुकी थी। 7th में आई थी कि गर्मी की छुट्टियां हो गई और उन छुट्टियों में ही ये सारी घटनाएं घटती चली गई। जी उर्मी जी, आप बता सकते हैं कि आपका जो एरिया था आसपास, जो भी सरगोदा में, तो वहाँ पे क्या किस तरह का माहौल होता था, मतलब बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज? एक्चुअली पहले तो बहुत अच्छा वहाँ था, सबके साथ उठना बैठना। यहाँ तक कि मेरी बड़ी बहन जो थी, उनकी क्लास फेलोज भी मुस्लिम गर्ल्स थी। वो हमारे घर आती जाती थी। सब कुछ सब ठीक था, कुछ भी ऐसा बिगड़ा हुआ नहीं था माहौल। और बड़ा पीसफुल एक तरह से वो सिटी थी। लेकिन जब जैसे ही ये पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उस बीच में वहां का माहौल कुछ बिगड़ गया। 1947 में जब मैं 7th क्लास में थी, 7th अभी ज्वाइन नहीं किया था, 6th ही क्लियर किया था, तो गर्मी की छुट्टियां हो गई थी और मैं अपनी मौसी जी के घर जेलम में छुट्टियां बिताने के लिए चली गई थी। उस वक्त मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर्स जो थी वो सब वहां सरगोदा में ही थे। और करीब ये मैं कहना चाहूंगी कि जुलाई का सारा महीना मैंने जेलम में जलते हुए देखा। मैं मेरे मौसा जी कंटोनमेंट एरिया में रहते थे, वो आर्मी में थे। और शहर और कंटोनमेंट एरिया में करीब करीब 6-7 किलोमीटर का डिफरेंस था। लेकिन शाम को जब हम देखते थे तो शहर की से उठती हुई आग की लपटें जो थी, वो हमें अपने घर में दिखाई देती थी। तो ऐसी परिस्थिति में मैं वहां बहुत परेशान होती थी, क्योंकि किसी तरह की न्यूज, किसी तरह का कोई पत्र व्यवहार नहीं था घर वालों के साथ। और मैं वहां मौसी जी के यहाँ अकेली थी, तो मुझे अपने घर की बहुत चिंता भी होती थी, याद भी आती थी, परेशानी भी होती थी, बचपना भी था। तो ऐसी स्थिति में मैं बहुत परेशान रहती थी। तो बार बार मेरा उनको यही कहना होता था कि मुझे एक बार वापस मेरे घर छोड़ दो, ताकि मैं अपने परिवार के साथ रहूं। लेकिन मेरे मौसा जी ने मुझे ये कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। हाँ, कोशिश करते हैं कि उनको हम यहाँ ले आए, ताकि वो उस जलती हुई परिस्थितियों से थोड़ा दूर हो जाए। हमारे पास सिर्फ एक साधन था, रेडियो, जिससे हमें कुछ न्यूज मिलती थी।
और कोई साधन नहीं था। किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन मुझे अपने परिवार की नहीं मिल रही थी। सो एक दिन मेरे मौसा जी ने ये डिसाइड किया कि मैं ट्रक लेकर के, आर्मी का ट्रक लेकर के सरगोदा जाकर परिवार वालों को ले आता हूँ। तो मेरे मदर और मेरी सिस्टर्स को तो वो लाने में सफल हो गए, लेकिन मेरे फादर वहां से नहीं आए, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी, मेरे ताया जी ताई जी सब लोग थे, तो उनको छोड़ के आना पॉसिबल नहीं था उनके लिए। इवन मेरे मदर को भी ये पता नहीं चलने दिया मेरे फादर ने कि मैं साथ नहीं चल रहा। मेरे मदर यही समझते रहे कि वो ट्रक में आगे की सीट पे बैठी है, लेकिन फादर आए नहीं। वहां पहुंचने के बाद जब ये पता चला कि फादर नहीं आए हैं, तो हमारे सबकी स्थिति और भी खराब हो गई। उस परेशानी को, जो शहर से उठने वाली लपटें थी, जब हम वो देखते थे तो हम बहुत परेशान होते थे। अल्टीमेटली पाकिस्तान बन गया। 15 अगस्त के बाद जो है वहां से आर्मी को शिफ्ट करने की तैयारियां शुरू हो गई, और बाय द एंड ऑफ अगस्त 47 वहां से एक स्पेशल ट्रेन का अरेंजमेंट किया गया, जिससे हमें दिल्ली आना था। झेलम और दिल्ली का डिस्टेंस अगर आज के हिसाब से मैं देखूं तो हार्डली 10-11 घंटों का था, लेकिन हमें दिल्ली पहुंचने में 3 दिन और 3 रातें लगी। उसका रीजन ये था कि गाड़ी का ड्राइवर मोहम्मदन था। गाड़ी तो आर्मी की थी, आर्मी जो है वो पूरी तरह से सजग थी, लेकिन ड्राइवर जो है वो मुस्लिम था। तो रिजल्ट क्या था कि वो बड़ी स्लो चल रही थी। रात को जैसे ही अंधेरा होता था, वो गाड़ी किसी भी स्टेशन पर खड़ी कर देती थी। पहला स्टॉपेज जो था वो लाहौर था। पूरी रात लाहौर, दूर से हम अकबरे हो अल्लाह के नारे सुनते रहे, और पोजीशन ये थी कि हमें ये कह दिया गया कि अगर कोई बच्चा भी रोता है ट्रेन में तो उसका मुंह बंद कर दीजिए, कपड़ा डाल दीजिए उसके मुंह में, मरता है कोई बात नहीं, लेकिन आवाज नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि आवाज जाएगी तो हो सकता है कि कोई झुंड आकर के गाड़ी पर हमला न करे। सो इस तरह पहली रात हमने बिताई, और उसके बाद नेक्स्ट डे हम जब अमृतसर पहुंचे तो अमृतसर में एक और ट्रेन तैयार खड़ी थी मोहम्मदन्स की, और उस ट्रेन के बाहर हमारे पंजाब से सरदार सिख जो थे वो खड़े थे नंगी तलवारें लेकर। क्यों? उसका रीजन ये था कि उन दिनों में ये चल रहा था कि अगर पाकिस्तान से गाड़ी कट के आएगी तो अमृतसर से भी गाड़ी काट के भेजी जाएगी, साबुत गाड़ी नहीं जाएगी। सो जैसे ही हमारी गाड़ी ने अमृतसर स्टेशन में एंटर किया, इमीडिएटली जो मोहम्मदन्स की गाड़ी खड़ी थी पाकिस्तान जाने के लिए, उसमें से इतने ज्यादा नारे अल्लाह अकबर के लगे कि हम परेशान थे कि ये क्या हो रहा है। गाड़ी में हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमें पता चला कि यहाँ सरदार नंगी तलवारें लेके खड़े हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये नारे लगाए। वो खुश हो रहे थे कि ये गाड़ी सेफ आई है, इसलिए हमारी गाड़ी भी सेफ चली रही। तो इसलिए हम चूंकि आर्मी की गाड़ी थी, इसलिए हमें तो कोई नुकसान हुआ नहीं, पर ये स्थिति जो है वो देख करके कोई भी व्यक्ति दहल सकता है कि क्या हो रहा है, खून खराबा कितना हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, ये कहना चाहिए कि कई लोगों को ऐसे देखा जो बुरी तरह से जख्मी होकर पहुंचे। तो ये जो सीन थे वो मैं आज भी नहीं भूल सकती, क्योंकि वो भूलने वाले हैं ही नहीं।
15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। मेरे फादर 16 नवंबर को दिल्ली पहुंचे। इतने दिन तक हमें उनकी कोई सुध नहीं थी, कोई पता नहीं था। सिर्फ एक अनाउंसमेंट रेडियो में करवाते थे, लेकिन कोई रिप्लाई तो नहीं मिलता था। हम अपनी तसल्ली में के लिए अनाउंसमेंट करवा देते थे, लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था। हम नहीं जानते थे कि वो हैं भी या नहीं। और जब वो हमारे वापिस दिल्ली पहुंचे तो ये पोजीशन थी कि वो 3 कपड़ों में, 3 भी नहीं 2 ही कहना चाहिए, कुर्ता पजामा, सिर पर पगड़ी पहना करते थे वो नहीं थी। रीजन, जब वो वहां से चले सरगोधा से, तो उस वक्त उन्होंने अपना सामान एक तांगे में रखा और अपनी तरफ से घर को लॉक करने के लिए वो जैसे ही घर की तरफ मुड़े, तांगे वाला जो मोहम्मदन था तांगा लेकर के चंपत हो गया और उनकी पगड़ी भी वही रह। सिर्फ जेब में थोड़ी से पैसे थे जिनके सहारे वो दिल्ली पहुंचे। मतलब ये पोजीशन जो है वो कभी भूलने वाली नहीं। और ये चूंकि आंखों से देखी है, इसलिए जब भी उसकी याद आती है, जब भी ध्यान आता है, तो एक तरह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपकी हिम्मत के हम दाद देते हैं उर्मी जी। एंड जो आपने अभी बताया, सुनने में इतना दिल बहल जाता है। आपने तो अपनी आंखों से देखा है। तो आपने जब ये बोला कि आप झेलम में जब अपनी मासी के यहाँ थी, तो आप देख रहे थे कि आग जो है उनकी लपटें आप रोज देखते थे, तो ये किस वजह से ये आग लग रही थी, कौन लगा रहे थे और क्या वो किस वजह से हो रहा था, ये आप थोड़ा बता सकती हैं? ये दंगे हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम दंगे, और ये सिर्फ झेलम में नहीं, पूरे पंजाब में थे। यहाँ इतने कम होंगे शायद, लेकिन वहां तो पूरे पंजाब में थे। वहां हालात ये था कि लोगों को अपने घर छोड़ करके कैंपों में जाके रहना पड़ा, क्योंकि जहां लोग रह रहे थे, जो उनके अपने घर थे, वहां आसपास जो है उनकी सिक्योरिटी नहीं थी। और अब यहाँ तक जो मुझे जानकारी मिली बाद में, सरगोधा में भी अपने घर को छोड़ करके लोग कैंपों में रह रहे थे, क्योंकि कैंप के आसपास जो थी पुलिस थी, सिक्योरिटी थी, और उनका जीवन जो था वो सही ढंग से चल रहा था। थोड़ा बहुत खाने के लिए उनको जो है वो भी लाने पड़े हुए थे, कहीं से कभी कुछ बन के आ रहा है, कुछ इस तरह हो रहा है। अपना घर होते हुए, अपना परिवार होते हुए भी लोग जो है वो परेशानी में थे। वो सिर्फ इसीलिए कि दंगे हो रहे थे। और ये जो दंगे हो रहे थे, ये ज्यादातर हिंदुओं के घर जलाए, हिंदुओं को मारा जा रहा था, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे। और परेशानी जो थी वो यही थी कि मोहम्मदन जो थे वो उस वक्त काफी जोर में थे, और शायद यही हालत यहाँ भी रही होगी। मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने देखा नहीं, वो तो मैंने देखा है। और झेलम में चूंकि मुसलमान काफी थे उन दिनों में, तो ऐसी स्थिति में जो है वो शहर लोगों के घर जला देते थे, लोगों को मार देते थे, तो वो हल्ला सब चलता बना रहता। जी। और एक और बात जो मुझे पूछनी थी कि आपको सबसे पहले जो है, जब माहौल ठीक था वहाँ पे, क्योंकि मेरे ख्याल से 46 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था कलकत्ता में, जो किलिंग्स हुई थी, जिन्ना ने वो अनाउंस किया था, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में जहाँ आप रह रहे थे, सरगोधा में आसपास में, वो सुनने को तो मिला होगा आपको? ना, वो तो 46 का जो इंसिडेंट था बंगाल का, उसका इफेक्ट तो होना शुरू हो गया था, लेकिन 47 मार्च तक वहां कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई परेशानी दिखाई दे। लेकिन मार्च के बाद जैसे ही ये अनाउंस हो गया कि पाकिस्तान बनेगा और जिन्ना जो है वो वहां के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उसके बाद ही ये सब कुछ चलना शुरू हो गया। क्योंकि मोहम्मदन को ये फील होता था, वो लोग बड़े मतलब एक तरह से ऐसी स्थिति में थे जिसको कहना चाहिए गुर्बत में रह रहे थे। और हिंदू लोग जो थे वो खास करके पंजाबी, जैसा कि आप समझते हैं, अपनी बड़ी शान शौकत में रहते थे। तो ऐसी स्थिति में उनको लगता था कि इनको लूट पाट लो,
इनको मार के इनकी जायदाद को, इनका घर परिवार को जो है वो अपने कब्जे में ले लो। इसकी ये मेन रीजन था जिसकी वजह से वो इस तरह के वो हो रहे थे। जी, तो आपके फादर, आपने कहा कि ब्रिक किल्न के ओनर थे, तो वहां पे जो मजदूर वगैरह थे वो ज्यादा मोहम्मडन थे या हिंदू थे? नहीं, मोस्टली हिंदू थे, कोई ऐसा नहीं था। और हमारे घर से कोई 7-8 किलोमीटर दूर वो था हमारा भट्ठा, जिसको भट्ठा कहते हैं। तो वहाँ मोस्टली हिंदू थे और कुछ मोहम्मडन्स भी थे, लेकिन कोई ऐसी पहले कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी। ये तो बाद में जब हुआ तो ऐसे में जो है वो तो फिर तो ये हो गया कि जो पैसा गवर्नमेंट को जो ब्रिक्स दी हुई थी उसका पैसा उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था अब हमें देने की जरूरत नहीं है, और जो माल बना हुआ था वो वैसे वहां रह गया। तो ऐसी परिस्थिति में ये स्थिति हो गई कि खाने के भी एक तरह से लाले पड़ने वाली बात हो जाती। और ये किसी एक परिवार की नहीं, वो वहां के सभी हिंदू परिवारों में ऐसा मोस्टली हो गया, क्योंकि बिजनेस सारे खराब हो गए। जब लूटपाट होने लगी तो नेचुरल लोग डर के मारे घर से बाहर भी निकलना लोगों ने बंद कर दिया। फिर 2-4-5 महीने तो कैंपों में रहे। तो ऐसे हालात में जीना जो था बड़ा मुश्किल हो गया। मैं तो जब चली गई, जेलम चली गई, तो उससे पहले तक ऐसा कोई परिस्थिति नहीं थी। और दूसरी बात ये कि हमारे आसपास मोहम्मडन्स नहीं थे। कुछ एक थोड़े शहर में थोड़े ही मोहम्मडन थे, ज्यादा नहीं थे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। विलेजेस में ज्यादा थे। और ये जो खून खराबा हुआ और ये लूटपाट हुई, ये विलेजेस से जो मोहम्मडन आए उनके थ्रू ही हुई। शहर में तो ज्यादा मोहम्मडन उस वक्त वहां थे ही, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम मैंने नहीं देखी। ये मैंने तो जो आगजनी देखी और जो सब कुछ देखा वो जेलम में देखा। जेलम में मुस्लिम ज्यादा थे, और वो भी मैंने बड़ी दूर से देखा। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं कंटोनमेंट एरिया में थी और वो शहर में लगी हुई आग की लपटें दिखाई देती। तो इस दौरान जो हमारे नेता थे, जैसे गांधी थे और नेहरू और जिन्ना वगैरह जो थे, तो उनके प्रति हिंदुओं का क्या फीलिंग था गांधी जी के प्रति, और इनके जो ये पार्टीशन हुआ है सारा कुछ, उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? मैं उस वक्त 12 साल के आसपास थी। अब आप सोच सकते हैं कि उस एज में और उस वक्त में, आज की और उस वक्त में बड़ा डिफरेंस है। आज 12 साल का बच्चा बहुत जागरूक है, लेकिन उस वक्त वो पोजीशन नहीं थी, इसलिए मैं इतना कुछ नहीं कह सकती। हाँ, इतना मैं जरूर कह सकती हूँ कि गांधी जी के प्रति या नेहरू जी के प्रति जो एक लगाव था हिंदुओं का, वो बहुत ज्यादा था। 1919 का जो जलियांवाला बाग कांड था, उस वक्त मेरा तो खैर बर्थ ही 35 में हुआ, लेकिन जो मैंने सुना अपने परिवार में, मेरे ताया जी उस वक्त जलियांवाले बाग में थे, गांधी जी का भाषण सुनने के लिए गए हुए थे। तो उनके सामने ही ये गोलियां चली। जनरल डायर ने जो कुछ किया वो उनके सामने हुआ, और वो किसी तरह दीवार फांद करके जब बाहर निकले तो वो काफी जख्मी हो चुके थे, क्योंकि दीवार काफी ऊंची थी जिसको उन्होंने फांदा, और जहां से वो कूदे तो काफी जख्मी हुए थे। और बाय चांस वहां कोई उनके मित्र और थे साथ, जो वहीं के अमृतसर के रहने वाले थे, उन्होंने उनको अपने घर पर शरण दी। तो उनके प्रति, नेताओं के प्रति जो रवैया था वो बहुत अच्छा था। ये तो सब जो है बिगड़ा माहौल सिर्फ इसलिए कि जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की और पाकिस्तान बना, और मुस्लिम लोगों को लगा कि अब हम मौका है, हम हिंदुओं के को लूट पाट के खा सकते हैं और हम भी एक दिन में अमीर बन सकते हैं। तो उर्मी जी, आप कह रहे थे कि आप रेडियो सुनते थे और रेडियो एक लौता स्रोत था। आप ये रेडियो क्या ऑल इंडिया रेडियो था या कोई अंडरग्राउंड रेडियो था, अरुणा आसफ अली जैसे चलाती नहीं थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऑल इंडिया रेडियो का ही जो न्यूज हमें मिलती थी उससे ही कुछ थोड़ा बहुत पता चलता था, वो भी बहुत कम, क्योंकि ऐसी न्यूज ज्यादा आती नहीं थी। तो उर्मी जी, मैं अब
उस दिन के ऊपर आती हूँ जब 14-15 को, जब यहाँ पे पूरी तरह से पॉपुलेशन एक्सचेंज हो रहा था, तो आपने बोला कि सिखों ने, सरदारों ने ये ऐलान किया था कि अगर वहां से कटी हुई। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ सरदार थे, लेकिन वो सरदार कौम जो है वो एक, जिसको कहना चाहिए कि हिम्मत वाली कौम है, हौसले वाली कौम है। इसलिए उन्होंने ये हौसला किया कि वो तलवारें लेकर के खड़े हो गए। लेकिन ये नहीं कहूंगी कि हिंदू नहीं थे, उनमें हिंदू भी थे, लेकिन थोड़ा फर्क होता है। मेरे अपने ताया जी सरदार थे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि 1919 में वो वहां जलियांवाला बाग में थे। तो मतलब ये है कि उस वक्त तो ऐसा था कि हिंदू और सिख परिवार जो थे वो बटे हुए नहीं थे। तो ऐसी पोजीशन में खाली ये कहना कि सरदार थे, नहीं, वो गलत होगा। यूं कहना चाहिए कि हिंदू थे। तो ये आप कह रहे थे कि ये वेट कर रहे थे, अपने आप से इन्होंने शुरू नहीं किया मारना काटना, ये कह रहे थे कि वहां से कटे हुए ट्रेन के डब्बे आएंगे तब हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो मैंने देखा, जो मेरी आंखों के सामने हुआ, मैं उसका वो कर रही हूँ। बाकी दिल्ली में क्या हुआ मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं तो आई दिल्ली में सितंबर में, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती। हाँ, जब हम लोग दिल्ली में आए तो हमने देखा कि बहुत सारे मोहम्मदन्स के घर जो है वो खाली। जहां तक कि मेरे मामा जी पहले आ गए थे दिल्ली में, हम उनके पास आके 1 साल तक ठहरे, और उनके घर के बिल्कुल सामने ही एक घर खाली था, जिसमें जहां मोहम्मदन्स रहते थे, और वो यहाँ से खाली करके चले गए थे पाकिस्तान में। तो उन पर हिंदू लोग जाते हुए भी डरते थे, क्योंकि हमारी कौम जो है ये थोड़ी कमजोर है, कमजोर दिल की है। जाते हुए डरते थे ये सोच के कि पता नहीं उनके घर जाएंगे कैसा होगा, किस तरह होगा। वो काफी अरसे तक वो मकान खाली रहा, और बहुत दिनों के बाद, यूं कहना चाहिए कि 4-5 महीनों के बाद, खाली पड़े रहने के बाद ही उसकी अलॉटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से किसी फैमिली को हुई। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि वो यहाँ भी इसी तरह हुआ होगा, मैं नहीं कह सकती। तो इसमें जो मुझे समझ में आ रहा है कि वहां पे तो हड़प रहे थे वो हिंदुओं के घरों को, यहाँ पे फिर भी बैठ के सोच रहे थे कि हम जाएं या ना जाएं, और वेट कर हाँ, रहे थे कि सरकार। वेट कर, हाँ। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस तो जरूर है। तो इसके इसके अलावा और कोई वाकया या और कोई ऐसी घटना जो आपकी याद में बसा हो, आपकी याददाश्त में, जो आप जिसका वर्णन करना चाहेंगी? मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान बनने के कई साल बाद तक, कई साल से मेरा मतलब 4-5 साल के बाद तक भी, वहां से आने वाले हिंदू परिवार जो थे वो कैंपों में रहे। अपने खाने पीने के लिए भी उनको पता नहीं वो काम करने पड़े जो उन्होंने कभी सोचे ही नहीं थे। मैं अपने ही एक परिवार यानी मेरे अपने कुटुंब, मेरे जो हैं ताए चाचा या और थोड़े दूर के रिश्तेदार, उनके बारे में बताऊंगी कि जो वहाँ बहुत अच्छी तरह रह रहे थे। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी जमीनें थी उनकी, खेती बाड़ी होती थी, अच्छे काम होते थे। वो जब यहाँ आए तो उन्होंने छोटे छोटे काम, स्टेशन पर थोड़ा थोड़ा सामान खाने पीने का बेचना या कुछ और सामान बेचना, इस तरह के काम शुरू किए और अपने परिवार को चलाया। तो ये सारी स्थिति जो है वो देख करके मन को बहुत कष्ट होता था, और आज भी जब उसको सोचते हैं तो कष्ट होता है कि ये सब जो है क्यों हुआ, होना नहीं चाहिए। एक बड़ी बात चली है, मतलब कि ये महत्वपूर्ण है उठाना आपके सामने। ये ज्यादातर ये बात चलाई जाती है कि हिंदुओं ने मुसलमानों को बहुत दबा के रखा हुआ था अपने, मतलब वो बिजनेसमैन थे, वो काफी रईस थे। मोपला राइट्स जिसको कहते हैं, यहाँ पे केरला में जो हुआ था, वहां पे भी यही एक चीज थी कि हिंदू जमींदार जो है इन्होंने मुसलमानों को दबा के रखा था। ऐसा नहीं है, मैं तो ये कहूंगी कि हिंदू जो है
वो किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करते, वो मेहनती हैं, अपनी मेहनत से, अपनी उससे काम से वो कमा के खाना पसंद करते हैं। मैं एक अपना ही एग्जांपल देती हूँ कि मेरे फादर जब यहाँ आए थे, बहुत कम पैसा हमारे पास था, बहुत कम साधन हमारे पास थे, लेकिन 3-4 साल के अंदर अंदर हम उस स्थिति में आ गए कि हमने वापस अपने वहां वाली स्थिति को पा लिया, दिल्ली में आकर के घर भी बना लिया और ठीक से रहने लगे। क्यों? क्योंकि मेरे फादर ने मेहनत की। हालांकि हम सब लड़कियां थी उस वक्त तक। मेरा जो एक ब्रदर है मेरा, वो यहाँ आकर के 1951 में उसका बर्थ हुआ, तो बाकी सब लड़कियां थी, उन्होंने लड़कियों को पढ़ाया भी। ऐसी हालात में होते हुए कि अपने पास पैसा नहीं है, फिर भी उन्होंने लड़कियों को पढ़ाया, उनकी हर इच्छा को पूरा किया, और अकेले कमाने वाले थे, लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत से वो दोबारा उठ के खड़े हो गए। सो ये जो बात है, ये लगन जो है, ये हिंदुओं में है, खास करके पंजाबियों में मेहनत करने के से वो घबराते नहीं है, इसलिए हम जल्दी उठ गए। और वो नहीं उठ पाए, उसका रीजन ये है कि उन्होंने मेहनत नहीं की, एक। दूसरी, पढ़ाई नहीं की। तीसरी बात, एक व्यक्ति की 4-4, 5-5 बीवियां हैं और 10-10, 12-12 बच्चे हैं, तो बताइए वो कैसे अपने घर को चलाएंगे। अब अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रही थी, एक व्यक्ति बता रहे थे कि मेरे 29 बच्चे हैं। अब बताइए, अगर एक व्यक्ति के 29 बच्चे हैं तो घर कैसे चलाएंगे? तो ऐसी स्थिति जो है, उसको देखते हुए मैं ये कहूंगी कि उनके साथ अन्याय नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय अपने साथ स्वयं किया। वो खुद उसके लिए जिम्मेदार है, ना पढ़ाई की और ना कुछ और किया। और आज भी मदरसों में अपने बच्चों को भेजते हैं, वहां जो कुछ वो सीख के आते हैं, उससे क्या सीख रहे हैं? हम लोगों को काफिर कहना और कुछ नहीं सीख रहे। सो ऐसी स्थिति जो है, वो उनकी अपनी करनी का फल। ऐसा कुछ सुनने में आया आपको आसपास अपने, जिनके साथ कुछ हुआ है जो बहुत दर्दनाक? मेरे अपने फादर के कजन ब्रदर जो थे, उनको रास्ते में जो है काफी चोटें लगी, गाड़ी में काफी चोटें लगी, और उनका एक तरह से यूं कहना चाहिए लहूलुहान होकर के वो कैंप में, अम्बाला कैंप में पहुंचे थे। तो ये परिस्थिति तो देखी है। आपको कुछ पता चला कि आपके जो वहां पे घर था, जो हवेली थी, उसको किसने टेक ओवर किया या क्या उसकी स्थिति है अभी? 2006 में मैं पाकिस्तान गई थी, क्योंकि मेरे मन में ये एक था कि मैंने अपने घर को छोड़ते वक्त भी नहीं देखा, मैं वहां नहीं थी जब घर छोड़ा। तो एक दिन मैंने अचानक ही अपने ब्रदर से कहा कि मेरा बड़ा मन करता है कि मैं अपना घर देखूं। तो मेरे ब्रदर ने वीसा अरेंज किया, मैं और मेरा ब्रदर दोनों हम 2006 में गए, और वहां अपने उसी घर में पहुंचे। वहां एक राणा फैमिली रहती है, और प्रोफेसर है राणा जी, बड़ी अच्छी तरह से उनके साथ हमारा टाइम बीता। बल्कि मैं जो कहूँ कि सिर्फ वही नहीं, और भी कई फैमिलीज को हम मिले, मोहम्मदन फैमिलीज को, लेकिन वो सारे के सारे यहाँ से गए हुए थे, इंडिया से गए हुए थे, जो अब वहाँ उन घरों में रह रहे थे। और मोस्टली लोग अम्बाला से गए। एक परिवार को हम 2006 में मिले, और उन्होंने कहा, बताया कि हमें तो यहाँ की कोई चीज अच्छी नहीं लगती। आज भी 2006 में 47 के बाद, 1947 के बाद 2006 में, मतलब आप देखिए 59 इयर्स के बाद भी वो जो कुछ कहते हैं कि जो अच्छा था वो अम्बाला का, यहाँ का कुछ नहीं। और शायद यही फीलिंग्स हमारी भी है। आज भी मेरे मन में आता है कि जो वहां था वो यहाँ नहीं। तो ये फीलिंग्स तो
मैं समझती हूँ कि जब तक हम जिंदा हैं ये बनी रहे। ठीक है उर्मी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो अपना एक्सपीरियंस बताया वो सुनने में, एक हिस्ट्री की जैसे क्लास हमें नहीं सिखाया जाता था हिस्ट्री के क्लासों में, वो हमने यहाँ सुना। हमें तो सिर्फ यही बताया गया था कि बस एक लाइन खींच दी गई और यहाँ से लोग गए और वहां से लोग आए, उनका दुख दर्द किसी को नहीं पता। तो इसीलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमसे बात करने के लिए।